क्लास 12 चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। विद्यार्थियों, इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला हम कर रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, महापाषाण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं। इन्हें कब्रगाहों के ऊपर रखा जाता था। शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजारों को दफनाया जाता था। विद्यार्थियों, दक्षिण भारत में कब्रगाहों व शव दक्षिण भारत में कब्रगाहों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, जिन्हें महापाषाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता था? उत्तर, इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। इन दो महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कार्यों की वजह से ही इस समय को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, धम्म महामात कौन थे? उत्तर, सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी थे। इनका कार्य धम्म का प्रचार प्रसार करना था। प्रश्न नंबर 4, मौर्यों के बारे में जानने के लिए कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर, मौर्यों के लिए जानकारी के स्रोत हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका व अशोक के अभिलेख। प्रश्न नंबर 5, कुषाण कौन थे? उत्तर, कुषाण चीन में रहने वाली एक कबायली जाति थी। मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक यह एक विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने ही जारी किए थे। विद्यार्थियों, यहाँ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किन्होंने किए थे? तो उसका उत्तर है कुषाणों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं व लिपियों में लिखे जाते थे? उत्तर, अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में, साथ ही पश्चिम उत्तर के अभिलेख यूनानी व अरामाइक भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों, निम्न कारणों की वजह से मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। पहला, महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु व महापद्मनंद। प्रारंभ के जो शासक थे वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने मगध को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दूसरा, लोहे की खानें। मगध में लोहे की खानें थी। लोहे की खाने से कृषि के औजार व युद्ध के शस्त्रों का निर्माण हुआ, जिससे मगध आगे बढ़ा। तीसरा बिंदु, उपजाऊ मिट्टी। मगध में मिट्टी उपजाऊ थी, जिससे कृषि उत्पादन अधिक हुआ और अतिरिक्त उत्पादन की वजह से मगध व्यापारिक रूप से आगे बढ़ा। 4, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। 5, 2 राजधानियाँ थी। राजगृह जो कि किलेबंद शहर था, वह पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसी हुई थी। इस प्रकार मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। प्रश्न नंबर 8, महाजनपदों की प्रमुख 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह का शासन था और कई लोगों के समूह के शासन को ओलिगार्की कहते हैं। 2, प्रत्येक महाजनपदों की एक किलेबंद राजधानी होती थी। 3, स्थायी सेना थी, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था और नियमित नौकरशाही थी। 4, धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण था। राजा क्षत्रिय वर्ग से हुआ करते थे। 5, शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना था। प्रश्न नंबर 9, अशोक के धम्म के बारे में लिखें। उत्तर, अशोक द्वारा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता लागू की गई, धम्म कहलाता है। धम्म के प्रमुख सिद्धांत हैं: 1, बड़ों का आदर करना। 2, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। 3, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार। 4, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना। व 5, धम्म महामात की नियुक्ति। प्रश्न 10, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तन की उल्लेख कीजिए। उत्तर,
1. कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया जाता था। 2. गंगा की घाटी में धान की रोपाई। 3. सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों और नहरों का प्रयोग। 4. पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग। 5. उपज बढ़ाने के साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान अधिक शक्तिशाली और किसानों पर नियंत्रण। 6. शासक वर्ग भूमिदान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति अपनाता था। क्वेश्चन नंबर 11, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख किस तरह से सहायता करते हैं? उत्तर: 1. शासकों एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी अभिलेखों से मिलती है। 2. लिपि और भाषा की जानकारी। 3. भूमिदान और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। 4. साम्राज्य का विस्तार। और 5. सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी। इस प्रकार अभिलेखों से हमें तात्कालिक समय के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर: केंद्रीय शासन, राजा का नियंत्रण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सेना व वित्त पर था। 2. प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन कई प्रांतों में बांट दिया गया था। 3. स्थानीय शासन, पाटलिपुत्र नगर का शासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता था। 4. राजा साम्राज्य को उच्च अधिकारियों की सहायता से चलाता था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली व सुवर्णगिरी। अगला बिंदु, कानून और व्यवस्था। सुदृढ़ कानून व्यवस्था थी। 7. संगठित सेना, मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। 8. धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। 9. भूमि कर, सिंचाई और सड़कों के प्रबंध के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे। 10. गुप्तचर विभाग बहुत सुदृढ़ था। प्रश्न नंबर 13, सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियुक्त उप समितियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर: सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख मैगस्थनीज ने किया है। इन उप समिति का काम नौसेना, यातायात और खानपान, पैदल सेना, अश्वारोही, रथारोही और हाथियों का संचालन करना था। 2. दूसरी समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था: उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की और शिल्पकारों की नियुक्ति करना था। प्रश्न नंबर 14, अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया? उत्तर: अशोक ने धम्म के प्रचार के द्वारा अपने साम्राज्य को एकजुट रखने की कोशिश की। 2. धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक ने अपने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर शिलालेख लगवाकर नागरिकों को संपर्क किया। व 4. अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर धम्म नीति का अनुसरण किया। व 5. जनता के लिए कल्याणकारी कार्य किए। प्रश्न नंबर 15, जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसके शोध कार्य ने भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को किस प्रकार दिशा प्रदान की? उत्तर: जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने 1830 के दशक में अशोक के प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। 3. अध्ययन से जेम्स प्रिंसेप को ज्ञात हुआ कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर एक राजा पियदर्शी, जिसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला, का वर्णन है। 4. प्रिंसेप को कुछ ऐसे भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें सम्राट अशोक का वर्णन था। 5. बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक मौर्य वंश के सर्वाधिक लोकप्रिय शासकों में से एक था। 6. इस शोध कार्य से प्रारंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं के अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। 7. परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारत के इतिहास की राजनीतिक रूपरेखा स्पष्ट होकर हमारे समक्ष आई। तो विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ विभिन्न
प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो विद्यार्थियों, निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। शीघ्र ही प्रश्नों की नई श्रृंखला में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।